अशोक पांडे जी, आपने सुना बीजेपी की हार होगी इस बार बुरी तरह मिशन 2024 में, और उन्होंने बता भी दिया अपना एजेंडा। और वो नैमिषारण्य को लेकर बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि किसी की जागीर थोड़े, आपको ही मुस्लिमों की याद आ रही है। ये देखिए, जागीर नहीं है, लेकिन जिसके पिता ने राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को लाल किया, उसका लाल काल नेमी बन के रामनामी ओढ़ा है तो हंसी आती है। दूसरी बात, ये लोग मुस्लिम भाइयों को सिर्फ जालीदार टोपी लगा के मालदार रोटी खाने का काम करते थे। हम लोगों ने उन्हें बताया पसमांडा मुसलमानों का सम्मेलन करके कि मुसलमान भाइयों, नहीं, विवेक जी जो बात कह रहे हैं ना अशोक जी, वो भी तो आपको समझना होगा। अभी वाकई में आपको मुस्लिमों की याद आ रही है। निकाय चुनाव में आपने इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, पहले तो नहीं देते थे आप। समझे, मैं बता दूं कि हम लोगों ने जो भी योजनाएं 9 साल में बनाई वो हिंदू मुसलमान सिख पठान नगड़ा पिछड़ा नहीं देखा। हमने जनधन योजना बनाई है, हिंदू मुसलमान नहीं देखा। शौचालय दिया, हिंदू मुसलमान नहीं देखा। अन्न दे रहे थे, हम हिंदू मुसलमान नहीं देखा। वैक्सीनेशन कराया, हिंदू मुसलमान नहीं देखा। प्रधानमंत्री आवास दिया, हिंदू मुसलमान नहीं देखा। आयुष्मान योजना दी, हिंदू मुसलमान नहीं दिया। इसीलिए मुसलमान भाई आज हमारे साथ आ रहे हैं। पसमांडा मुसलमानों को हमने बताया कि आपके वोट पे एक परिवार मालपुआ खा रहा है सैफई का, इसलिए आप होश में आ जाओ। आपकी सारी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी और मुस्लिम भाइयों ने हमारा साथ देने का निर्णय लिया। ठीक है विवेक जी के पास मैं लौटूंगा। एक रिएक्शन में पहले विजय उपाध्याय जी, अगर हम बात करें, देखिए अब बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन 2024 में किसकी रणनीति अभी आपको भारी लग रही है विजय जी? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, बीजेपी हमेशा चुनावी मूड में रहती है। बीजेपी हमेशा ये बात कहती है कि देखिए हम कोई छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, हम सबको पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। और देखिए निकाय चुनाव में जीत हुई, लेकिन उसके बाद लगातार यहां यूपी में भी बीजेपी की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। तो ये रणनीति कितनी कारगर देखते हैं आप बीजेपी की और सपा के बीच की? देखिए, रणनीति तो हम लोग नहीं तय कर सकते ना कि कारगर है, क्योंकि ये जनता जब वोट देगी वहां से तय होगी। हालांकि अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखें पिछले 5 चुनाव की, तो उसमें बीजेपी निश्चित तौर पे भारी पड़ती है। उत्तर प्रदेश में सरकार है इनकी, नगर पंचायतों में इनकी सरकार है, ग्राम पंचायतों में इनकी सरकार है, विधान परिषद में तो 80% सीटें इनके पास है। तो बीजेपी तो बहुत मजबूत दिख रही है। लेकिन डेमोक्रेसी में जनता कब क्या फैसला सुना दे, वो उससे तय होता है कि किसकी रणनीति पर को जनता ने एक्सेप्ट किया है। दोनों पार्टियां अपना काम कर रही हैं, दोनों अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रही हैं, और दोनों पार्टियों में एक होड़ है। क्योंकि देखिए 2014 का जो चुनाव था लोकसभा का, उसमें सपा को 5 सीटें मिली। जब वो बसपा के साथ 19 में लड़ती है तब भी उसको 5 सीटें मिलती हैं। लेकिन 2022 में उसकी 37.15% सीटें वोट आए। जिन सीटों पे इन्होंने लड़ा, करीब 368 सीटें पे समाजवादी पार्टी थी, वहां पे इनको 37.15% वोट मिले थे। यानी जिन सीटों पे चुनाव लड़े, यूपी के एवरेज देखेंगे तो कम हो जाता है क्योंकि कम सीटों पे लड़े थे। तो समाजवादी पार्टी की तरफ लोग देख रहे थे बीजेपी के विकल्प के तौर पे। लेकिन अब समाजवादी पार्टी लोकसभा में अपने स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहती है। बाई इलेक्शन में भी 2 सीटें हार चुकी है, इस समय उनकी स्ट्रेंथ सिर्फ 3 सीटों की है। लोकसभा में 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है, और 2004 अगर आप याद करें तो उसमें करीब 37 सीटें इनकी थी, प्लस आरएलडी की भी सीटें थी, तो करीब 39-40 सीटें इनके पास हुआ करती थी। तो एक नया माहौल है, एक नई बात है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी चूंकि एक तरफा बहुत मजबूत है, और इस मजबूती को चुनौती देने के लिए 3 पार्टियों में होड़ है। एक सबसे आगे समाजवादी पार्टी एक्टिविटी अपनी बढ़ा के चल रही है, इसके पीछे बसपा एक दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन बना रही है, और उसके पीछे कांग्रेस कोशिश कर रही है। लेकिन किस पार्टी की रणनीति को जनता बेहतर मानेगी वो हम लोग नहीं तय कर सकते। हम तो यही कह सकते हैं कि भाई टिफिन सर्विस शुरू की है, उन्होंने प्रशिक्षण शिविर शुरू किया है, कल को बीजेपी भी प्रशिक्षण शिविर शुरू करेगी। तो ये हर पार्टी जनता के बीच जा रही है अपने मुद्दे लेकर। अपने भाजपा के पास अपना काम भी है और मुद्दा भी है, सपा के पास सरकार की आलोचना है, नीतियों की विफलता और दूसरे आरोप हैं, और साथ में वो अपना अपनी बात रख रहे हैं कि हमारी नीतियां इस तरह से होंगी। तो ये उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात सही है। जैसा आपने कहा कि दिल्ली का रास्ता नैमिषारण्य को चुनना, उसे आप कैसे देखते हैं? एक रणनीति का हिस्सा मानते हैं आप इसे, समाजवादी पार्टी का ये सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है? बिल्कुल। देखिए, जब जनसंघ हुआ करता था जी, देखिए जब भारतीय जनता पार्टी बनी भी नहीं थी, जनसंघ हुआ करता था। 1961 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सबसे पहले चित्रकूट में राम को जोड़ के रामायण मेला शुरू किया था।
1973 में उसी रामायण मेला को उत्तर प्रदेश की तत्कालीन कमलापति सरकार ने सरकारी तौर पर आयोजित करना शुरू किया और 1982 में बीजेपी के गठन के 2 साल बाद अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण मेला शुरू किया था। यानी राम की जो सर्वव्यापी ईश्वर होने का उनका जो पहचान है, जो पूजने का उनका तरीका है, और राम समाजवादी हैं, ये राम मनोहर लोहिया ने कहा सबसे पहले। क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज के किसी वर्ग में कोई भेदभाव नहीं किया, ऊंच नीच नहीं देखा, आर्थिक विषमता नहीं देखी, वो सबके पास पहुंचे, सबके घर गए, चाहे सबरी हो, चाहे निषाद राज हो, या तमाम चीजें। कहीं भी राम अपने वैभव या अपने पोजीशन का बेजा इस्तेमाल करते हुए नहीं नजर आते। वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है। तो ये जो राम है, सबसे पहले तो लोहिया ने पहचाना। समाजवादी पार्टी ने इस बात को बीच में छोड़ दिया। उनको समझ में नहीं आया कि ये चीजें भविष्य की कैसे बेहतर हो सकती हैं। बीजेपी ने राम मंदिर को मुद्दा बनाया, सपा ने राम को मुद्दा बनाया, 1961 से शुरू किया। तो आप देखिए, दोनों एक ही पैरामीटर पे एक दूसरे को बिल्कुल एक सबसे बड़ी बात है। कहीं ना कहीं बीजेपी भी अब मुस्लिमों पर ध्यान दे रही है, तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की तरह समाजवादी पार्टी बढ़ रही है। विवेक जी एक बड़ा सवाल है। ठीक है, आप रणनीति बनाइए, चिंतन शिविर करिए, आप ट्रेनिंग शिविर करिए, वो सबसे बड़ी बात है। लेकिन निकाय चुनाव के जो नतीजे आए वो आपके लिए टेंशन बढ़ाने वाले नहीं है क्या? क्योंकि आप खाता भी नहीं खोल पाए, मेयर पद एक भी नहीं जीत पाए, और नगर पालिकाओं में भी आपको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली पहले के मुकाबले। विवेक जी, ऐसी स्थिति में आपने दलित का, ओबीसी का मसला भी उठाया, तो ये मिशन 2024 आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा बीजेपी के सामने। भाई, मिशन 2024 हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है। इसी रणनीति के तहत ही हमने इस शिविर का आयोजन किया है। और ये बात सही है कि हमने कुछ चुनाव में हमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिला, लेकिन 15 साल भाजपा भी सत्ता से बाहर रही, और जब ये 15 साल बाहर थे तो उस समय भाजपा और भाजपा वालों की क्या स्थिति थी वो तो दुनिया ने देखा है। आज भाजपा की रणनीति बिल्कुल वैसी ही है जैसे मोदी जी के लिए विनेश फोगाट कभी घर की बेटी हुआ करती थी। बिल्कुल वही स्थिति भाजपा के लिए है। जनता के साथ झूठ बोलना, जनता के टैक्स के पैसे पे अपने विज्ञापन, अपने चेहरे को चमकाना, अपनी मनमानियां करना। इस देश में किस तरीके से इस समय एक बहुत बड़ा रेलकांड जो हुआ है, जिसमें इतनी लाशें, और उसके बाद किस तरीके से उनकी दुर्दशा की जा रही है, किस तरीके से उनको फेंका जा रहा है, देश सब देख रहा है। देखिए, अब ये देश जो है ना, ये संवेदनाओं से के ऊपर आधारित देश है। इन्होंने धर्म का जिस तरह ध्रुवीकरण करके वोट हासिल किया ना, यही मानवीय संवेदनाएं देख करके ना जनता इनको बाहर का रास्ता भी दिखाने जा रही है। क्योंकि इन्होंने क्या किया, इनके अंदर प्रचंड अहंकार चल रहा है इस समय। ये कहीं किसी की नहीं सुन रहा है, ये कोई गलती स्वीकार नहीं कर रहा है, कोई इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन विपक्ष में होंगे। देखिए बिहार में कुलगिरा कैसे, देखिए ना, छाती पीट पीट कर इस्तीफा मांग रहे हैं। ये इस्तीफा मांगेंगे। मुझे लगता है कि राजनीतिक परिपाटी से दूर जा चुके हैं, ये केवल एक अहंकार की। लेकिन विवेक जी इस बार ये भी ध्यान रखना होगा ना, इस बार बीएसपी नहीं है साथ। इस बार हो सकता है कि बीएसपी से ना हो आप लोगों का गठबंधन, तो चुनौती हो जाएगी। मैं लौटूंगा आपके पास। नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़े हैं ग्राउंड जीरो से। नीतीश, क्या कुछ सियासी समीकरण है साधने की कोशिश है बीजेपी का टिफिन मंथन और फिर शिविर नीति समाजवादी पार्टी की? बीजेपी की सियासी पिच पर अपनी गेम को खेलकर चुनाव की विजय पाने का पूरा प्रयास है, और उसी प्रयास के तहत नैमिषारण्य के कार्यक्रम को मैं देखता हूं। जिस तरह से नैमिषारण्य जा रही है समाजवादी पार्टी, और वहां पर यज्ञ हवन पूजन भी कर रही है, और कार्यकर्ताओं से संवाद। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम का खासतौर पे मैं जिक्र करना चाहूंगा। जिस तरह से लखीमपुर में जो कार्यक्रम है, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पिता की राह पर, उनके जो पिता की जो राजनीतिक राह है उस पर चल के इस चुनाव में विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे? अगर बात करें तो पिछले सालों की जेपी, तो मुलायम सिंह यादव की यह रणनीति थी कि इस तरह के शिविरों का आयोजन किया जाए और कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जाए। अब अखिलेश यादव न सिर्फ पिता के जो राजनीतिक राह है उससे सीख ले रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जो पिच है, यानी पूजा पाठ और संवाद की जो पिच है, उस पर खेल के न सिर्फ पार्टी को एक करने का प्रयास है, बल्कि आने वाले 2024 के चुनाव में बूथ को मजबूत करने का प्रयास है। अगर बात करें दूसरी ओर तो भारतीय जनता पार्टी टिफिन अभियान, इसके साथ ही अगर बात करें तो जो इनके सांसद हैं वो अपने क्षेत्रों में जाके आम जन को जोड़ने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। इसके तहत अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी अमेठी गई हुई हैं। अगर बात करें तो मुस्लिमों को जोड़ने का अभियान भी एक चलाई जा रही है। हर जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें मुस्लिमों को भी जोड़ने का अलग अभियान है। यानी भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जमीन पर एक तो बूथ को मजबूत कर रही है, दूसरी ओर हर जन के दिल में उतरने का प्रयास कर रही है। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी का जन्मदिवस भी है, तो उस दिन अगर बात करें तो एक पुस्तक का विमोचन भी किया जा रहा है, और इस पुस्तक के जरिए सिर्फ विमोचन का कार्यक्रम नहीं। बिल्कुल, देखिए लड़ाई मिशन 2024 की है, और हर की कोशिश यही है, हर दल की कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते, और क्योंकि माना जाता है कि दिल्ली का रास्ता
रास्ता यूपी से निकल कर जाता है, लखनऊ से निकल कर जाता है और उसी पर सबकी नजरें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। नीतीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।